एक नौजवान लड़की अपनी सहेलियों के साथ गांव के बाहर कुएं पर पानी भर रही थी। उसी दौरान एक अमीर व्यापारी घोड़े पर सवार वहां से गुजरा। सख्त धूप और लंबे सफर की वजह से वह बहुत प्यासा था। जब उसकी नजर कुएं पर पानी भरती औरतों पर पड़ी तो उसने घोड़े की लगाम खींच ली और पानी मांगा। अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे कुएं से पानी निकाला और उसे पिला दिया। पानी पिलाते वक्त भी उसकी नजरें झुकी हुई थीं। व्यापारी उसके अंदाज को गौर से देख रहा था। लड़की बेहद खूबसूरत थी, मगर उसके चेहरे पर जरा सा गुरूर नहीं था। एक अजनबी मर्द के सामने उसकी शर्म, ओ हया और नरम मिजाजी ने व्यापारी के दिल पर गहरा असर डाला। वह दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर ऐसी समझदार और बाअखलाक लड़की उसकी जिंदगी में आ जाए तो उसका जीवन संवर जाए। जब लड़कियां पानी भरकर वापस जाने लगीं तो व्यापारी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चल पड़ा। वह इस लड़की के बारे में और जानना चाहता था। कुछ ही देर बाद लड़की एक साधारण से घर में दाखिल हो गई। व्यापारी ने भी घर के बाहर घोड़ा रोका और दरवाजे के करीब जाकर आवाज दी, कोई है घर के अंदर? चंद लम्हों बाद एक अधेड़ उम्र शख्स बाहर आया। व्यापारी ने बहाने से कहा, श्रीमान, बहुत प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। वह शख्स उसे अंदर ले गया और अपनी बेटी को पानी लाने के लिए आवाज दी। लड़की दोबारा झुकी नजरों के साथ पानी देकर अंदर चली गई। उसके जाने के बाद व्यापारी ने पूछा, क्या ये आपकी बेटी है? उस शख्स ने हाँ में सिर हिला दिया। व्यापारी ने अगला सवाल किया, क्या इसकी शादी हो चुकी है या अभी कुंवारी है? अभी कुंवारी है। व्यापारी ने कुछ हैरानी जाहिर करते हुए कहा, अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं? इतनी खूबसूरत और समझदार लड़की की शादी अभी तक क्यों नहीं की? लड़की के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी बेटी न सिर्फ खूबसूरत बल्कि पढ़ी लिखी और समझदार भी है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी गरीब घर में जाकर सारी उम्र तकलीफ उठाए, लेकिन मेरी हैसियत इतनी नहीं कि किसी बड़े परिवार में उसकी शादी कर सकूं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं खुद आपके दरवाजे पे रिश्ता मांगने आया हूँ। लड़की के पिता ने उसे गौर से देखते हुए कहा, बेटा, तुम किसी ऊंचे परिवार से लगते हो। मैं न इतना दहेज दे सकता हूँ और न ही अभी तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। व्यापारी ने नरमी से जवाब दिया, जब मैं खुद झोली फैलाकर आपकी बेटी मांग रहा हूँ तो दहेज की कोई बात नहीं। और जहाँ तक मेरे बारे में जानने की बात है, मेरा नाम विजय सिंह है और मेरा गांव सूरजगढ़। आप जब चाहें मेरे बारे में पता कर सकते हैं। विजय सिंह की बात सुनकर लड़की के पिता गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, बेटा, इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। मुझे अपने परिवार और बिरादरी से सलाह करनी होगी, तभी मैं तुम्हें कोई जवाब दे पाऊंगा। विजय सिंह ने अदब से सिर झुका दिया और बोला, जैसा आपको उचित लगे श्रीमान। इतना कहकर वह वहां से रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद लड़की के पिता ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, आज एक बड़े घराने का युवक आया था। हाँ। वो हमारी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, वो भी खुद झोली फैलाकर। ये सुनकर उसकी पत्नी खुशी से बोली, अगर ऐसी बात है तो आपको ये रिश्ता स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। मगर लड़की के पिता अब भी परेशान थे। उन्होंने कहा, वो किसी बड़े परिवार से है, कल को कोई ऐसी बात न हो जाए कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। हाँ। इसलिए मैं ये फैसला बिरादरी से सलाह के बाद ही लूंगा। शाम होते ही परिवार और बिरादरी के लोग जमा हुए तो उसने सबके सामने पूरी बात रख दी। सबने एक ही मशवरा दिया, जब वो खुद इज्जत से तुम्हारी बेटी को मांग रहा है तो इनकार की कोई वजह नहीं। ऐसा शख्स तुम्हारी बेटी को कभी दुख नहीं देगा। मैंने अपने परिवार वालों से सलाह कर ली। मैं आपके ही इंतजार में था। आखिरकार सबकी रजामंदी से मीरा की शादी विजय सिंह के साथ तय हो गई। शादी के बाद विजय सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर रवाना हुआ। उन दिनों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे। चलते चलते शाम हो गई, इसलिए दोनों ने जंगल में एक मुनासिब जगह पर पड़ाव डाल लिया। इसी जंगल के करीब एक नौजवान चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। थोड़ी दूर एक तालाब था। वह बकरियों को पानी पिलाने के लिए वहां लाया और खुद भी झुककर उन्हीं की तरह पानी पीने लगा। कुछ फासले पर बैठे विजय सिंह और मीरा ये सब देख रहे थे।
चरवाहे को इस तरह पानी पीता देख विजय सिंह तंजिया लहजे में बोला, देखो इसे, बिल्कुल बकरियों जैसा है, जैसे इन्हीं की औलाद हो। मीरा ने सुकून से जवाब दिया, नहीं स्वामी, औलाद तो इंसान की ही है, बस संगत का असर होता है। विजय सिंह ने दोबारा वही बात कही, मगर मीरा ने फिर नरमी से वही जवाब दिया। 3 बार ऐसा होने पर विजय सिंह गुस्से से भर उठा। गुस्से में उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वह बोला, अभी हमारी शादी को 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम मेरी बात काटने लगी हो। आगे जाके तुम मेरा घर कैसे संभालोगी? वह और ज्यादा गुस्से में बोला, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। जहां जाना है चली जाओ, मगर मेरे घर आने की कोशिश मत करना। अगर कभी मेरे सामने आई तो याद रखना, मेरी तलवार और तुम्हारा सिर होगा। अपने गुरूर में अंधा विजय सिंह मीरा को जंगल में अकेला छोड़कर घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चला गया। मीरा पर जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वह समझ ही न सकी आखिर उसके साथ यह क्या हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके दर्द भरे रोने की आवाज जब करीब बकरियां चरा रहे नौजवान ने सुनी तो वह हैरानी से उसके पास आया और उसके रोने की वजह पूछने लगा। मीरा ने दिल ही दिल में सोच लिया था कि अब वह अपने पिता के घर वापस नहीं जाएगी। आखिर वह किस मुंह से अपने घर वालों और गांव वालों को यह सब बताती। चरवाहे ने दोबारा नरमी से उसे रोने की वजह पूछी। दरअसल जब वह बकरियों के साथ तालाब से पानी पी रहा था तब उसे यह मालूम ही नहीं था कि कुछ फासले पर बैठे मीरा और उसका पति उसी के बारे में बात कर रहे थे। इसीलिए जब उसने जंगल के बीच एक नई दुल्हन को इस हाल में रोते देखा तो वह हैरान रह गया। तो मीरा ने खामोशी से एक फैसला कर लिया। उसने सोच लिया कि एक दिन वह अपने गुरूर में डूबे पति को सबक जरूर सिखाएगी, अगरचे उसका रास्ता आसान नहीं था। जब इस सादा दिल चरवाहे ने तीसरी बार वजह पूछी, आखिरकार उसने आंसू पोंछते हुए कहा, आज ही मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो घमंड में अंधा था। वो मुझे इस सुनसान जंगल में अकेला छोड़ के चला गया। चरवाहे को पूरी बात तो समझ नहीं आई, मगर उसने और सवाल नहीं किए। वह बोला, अगर तुम्हारा अब कोई सहारा नहीं तो मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से तुम मेरी धर्म बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। उसकी बात सुनकर मीरा को कुछ सुकून मिला। दुखों की मारी उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह उसके साथ चल दी। चरवाहे का नाम अर्जुन था। इस दुनिया में उसकी एक बूढ़ी माँ के सिवा कोई नहीं था। जब अर्जुन दुल्हन के लिबास में मलबूस मीरा को अपने घर लेकर पहुंचा तो उसकी माँ हैरान रह गई। वह कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन ने जंगल की सारी बात उसे बता दी और बोला, माँ, आज से ये भी हमारे साथ रहेगी। बूढ़ी औरत पहले तो परेशान हुई। वह सोचने लगी कि न जाने यह कौन है और कैसी होगी। तब मीरा अदब से बोली, माँ जी, मैं समझ सकती हूँ कि एक अनजान औरत को घर में जगह देना आसान नहीं, मगर विश्वास कीजिए मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूँगी। आखिरकार बुढ़िया ने अपने बेटे और मीरा की बात मान ली। मीरा बहुत समझदार और तालीम याफ्ता लड़की थी। अगरचे बुढ़िया ने उसे मजबूरी में घर में रहने दिया था, मगर मीरा दिल से उसे अपनी माँ और अर्जुन को अपना भाई मान चुकी थी। सबसे पहले उसने अर्जुन को ढंग से बात करना, लोगों से पेश आना और दुनियादारी सिखाना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता अर्जुन के रहन सहन, बात करने के अंदाज और समझ में बहुत बदलाव आने लगा। जब मीरा को यकीन हो गया कि अर्जुन अब पहले जैसा सादा चरवाहा नहीं रहा तो उसने एक दिन कहा, भाई, अब अपनी सारी बकरियां बेच दो। इतने वक्त में बुढ़िया को भी मीरा पर पूरा भरोसा हो चुका था, जबकि अर्जुन तो शुरू से ही उसकी हर बात मानता था। उसने बिना सवाल किए अपनी बकरियां बेच दी। बकरियां बेचने के बाद जो रकम मिली उससे मीरा ने एक अच्छा सा घर बनवाया और एक उम्दा नस्ल का घोड़ा खरीदा। फिर उसने अर्जुन से कहा, अब तुम घुड़सवारी सीखो। अर्जुन ने वैसा ही किया और 2-3 महीनों में वह अच्छा घुड़सवार बन गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद मीरा ने अपने धर्म भाई अर्जुन से कहा, भाई, अब तुम राजा के दरबार में जाना शुरू करो। वहाँ जो भी बातें हों, राजा को जो भी समस्या आए, सब ध्यान से सुनना और वापस आकर मुझे बताना। अर्जुन ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। अब वह रोज दरबार जाने लगा और वहाँ होने वाली हर बात आकर अपनी बहन को ज्यों की त्यों सुना देता। एक दिन दरबार में राजा ने ऐलान किया, कल घोड़ों की दौड़ होगी, सब अपने अपने घोड़े तैयार रखें। जिसका घोड़ा जीतेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अर्जुन ने घर वापस आकर यह खबर मीरा को सुनाई। यह सुनते ही मीरा के चेहरे पर सुकून भरे तासुरात उभर आए। कुछ सोचने के बाद वह बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम भी अपने घोड़े को तैयार करो
अगले दिन रवाना होने से पहले उसने घोड़े की जीन के साथ खाना और पानी बांध दिया। फिर अर्जुन से बोली, भाई, अगर रास्ते में भूख या प्यास लगे तो ये सब तुम्हारे काम आएगा। और एक बात अच्छी तरह याद रखना, तुम्हारा घोड़ा बहुत उम्दा नस्ल का है, तुम आसानी से सबसे आगे निकल सकते हो, लेकिन तुम्हें ये दौड़ जीतने की कोशिश नहीं करनी। बस राजा के घोड़े के पीछे पीछे रहना, उससे आगे मत निकलना। वक्त पर दौड़ शुरू हुई। राजा समेत तमाम घुड़सवार अपने घोड़े दौड़ाने लगे। शुरू में कई घोड़े अर्जुन से आगे थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह सबको पीछे छोड़ता चला गया और आखिरकार राजा के घोड़े के करीब पहुंच गया। लेकिन उसने अपनी बहन की बात याद रखते हुए अपना घोड़ा राजा से आगे नहीं निकाला। चलते चलते बाकी सब घुड़सवार बहुत पीछे रह गए। राजा अपने जोश और गुरूर में इतना आगे निकल आया कि उसे अंदाजा ही न रहा कि वह कितनी दूर आ चुका है। घंटों की दौड़ और सख्त गर्मी के बाद राजा बुरी तरह थक चुका था। आखिरकार उसने एक दरख्त के नीचे घोड़ा रोक दिया। अर्जुन ने भी अपने घोड़े की लगाम खींच ली। राजा घोड़े से उतरकर दरख्त के साए में बैठ गया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था और प्यास से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जब अर्जुन उसके करीब पहुंचा तो वह बार बार सिर्फ एक ही लफ्ज कह रहा था, पानी, पानी। अर्जुन को फौरन अपनी बहन की दी हुई सुराही याद आई। उसने जल्दी से घोड़े की जीन से पानी निकाला और राजा को पिलाया। पानी पीते ही जैसे राजा की जान में जान आ गई। वह बार बार अर्जुन का शुक्रिया अदा करने लगा। कुछ देर बाद राजा फिर बोला, अब भूख से मेरी हालत खराब हो रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को भी है? जी महाराज, जरूर है। वह दोबारा घोड़े के पास गया और जीन से बंधा हुआ खाना उतार लाया। भूख से बेहाल राजा ने जल्दी जल्दी खाना खाया। खाने के बाद उसकी तबीयत काफी बेहतर हो गई। अब उसने गौर से अर्जुन की तरफ देखा और बोला,